अब आते हैं बेटा टेस्टिंग पे, ठीक है। टेस्टिंग एज सच नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट है ये टॉपिक, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट, ठीक है। बट छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं बेटा। अब पहला टेस्टिंग होता है बेटा स्विनबर्न्स मेथड। स्विनबर्न्स मेथड क्या होता है? ये एक नो लोड टेस्ट होता है डीसी मशीन का, विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ डीसी सीरीज मोटर। इसका रीजन आप आगे चल के देखोगे कल की क्लास में कि एट नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर, स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर is dangerously high. इसीलिए डीसी सीरीज मोटर पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये डीसी सीरीज मोटर पे हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर बिकम्स वेरी वेरी हाई एट नो लोड, ये कल देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर में देखो एक एमीटर हमने लगा के रखा है जो कि रीडिंग हमें बता रहा है IA नॉट, और यहां पे पावर कितनी हो जाएगी बेटा VT इंटू IA नॉट। अगर मैं आर्मेचर की पावर कहूं, टोटल इनपुट पावर नहीं कह रहा, टोटल इनपुट पावर में तो फील्ड का करंट भी आएगा, सिर्फ आर्मेचर की पावर मैं कह रहा हूं VT इंटू IA नॉट। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे अगर आप कहोगे कि डेवलप्ड पावर कितनी होगी, डेवलप्ड पावर आप कह सकते हो EB इंटू IA नॉट, which is VT minus IA naught into RA into IA naught, तो VT IA naught माइनस IA naught स्क्वायर इंटू RA, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा डेवलप्ड पावर। अब मोटर के अंदर बेटा हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि नो लोड पे डेवलप्ड पावर इज सेम एज द रोटेशनल लॉस। सर ऐसा क्यों? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, डेवलप्ड पावर वो पावर है बेटा मोटर के अंदर, स्पेशली मोटर के अंदर डेवलप्ड पावर वो पावर है जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल गई। अब आप कह रहे हो लोड तो लगानी है, कोई आपने लोड नहीं लगा के रखा, तो पावर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाके कहां जा रही है भाई? लोड तो है ही नहीं, लोड तो है ही नहीं, तो पावर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाके कहां छूमंतर हो गई? वो चली गई रोटेशनल लॉस में। किस में चली गई बेटा? रोटेशनल लॉस के अंदर। इसीलिए मोटर के अंदर हमेशा नो लोड पे डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू रोटेशनल लॉस। तो आप ना यहां से रोटेशनल लॉस निकाल सकते हो मेरे बच्चों, आप लोग यहां से क्या बता सकते हो? रोटेशनल लॉस। तो ये टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जाता है बेटा? It is conducted in order to determine the rotational losses. In order to determine the rotational losses. ठीक है, ये बात याद रहेगी, एफिशिएंसी में भी बहुत काम आती है बेटा। ये जो पॉइंट छोटा सा लिखा है, कई बार ना नो लोड आपको करंट दे देगा, आपको रोटेशनल लॉस देगा ही नहीं, तो आप समझ जाना इसने जो चालाकी से नो लोड करंट दे दिया ना चुपचाप से क्वेश्चन में, वो रोटेशनल लॉस बताने के लिए ही दिया है। नो लोड पे अगर आपने डेवलप्ड पावर निकाल ली तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रोटेशनल लॉस इन अ मोटर। अब देखिए अगर जनरेटर की एफिशिएंसी कोई आपसे पूछे कि सर जी जनरेटर की एफिशिएंसी क्या होती है, तो आप कहेंगे भैया आउटपुट पावर इज VT इंटू IL, आउटपुट पावर इज VT इंटू IL, फिर कॉपर लॉस कितना होगा IA स्क्वायर RA प्लस VT स्क्वायर बाय RSH, ठीक है। और रोटेशनल लॉस आपको कहां से मिल गया बेटा? रोटेशनल लॉस आपको मिल गया कहां से? यूजिंग द स्विनबर्न्स टेस्ट। और इसका नाम तो याद रखना ही, जैसे ट्रांसफॉर्मर में संपनर्स टेस्ट था, सेम लॉजिक नहीं है, नाम नाम टेस्ट के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपसे ना छोटे छोटे जो AE एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, मैचिंग करा लेंगे। संपनर्स टेस्ट कहां लगता है? ट्रांसफॉर्मर में। स्विनबर्न्स टेस्ट कहां लगता है? डीसी मोटर में। ये रोटेशनल लॉस आ गया, अब आप एफिशिएंसी कह दोगे
भाई कि VT इंटू IL डिवाइडेड बाय VT इंटू IL प्लस कॉपर लॉस प्लस रोटेशनल लॉस। समझ रहे हो सवाल कैसा बनेगा कि रोटेशनल लॉस डायरेक्टली ना देके आपको नो लोड का करंट दे देगा। नो लोड के करंट से आप लोग क्या करते हो, नो लोड के करंट से आप लोग रोटेशनल लॉस निकाल लेते हो। ठीक है, तो इन स्विनबर्न्स टेस्ट we compute no load rotational losses by operating DC machine as a motor। ठीक है, भले ही डीसी मशीन जनरेटर है या मोटर है, ठीक है, डीसी मशीन भले ही जनरेटर है या मोटर है, लेकिन मेरे बच्चों आप उसे मोटर की तरह ही चलाएंगे। डीसी रोटर पे कितना लॉस हो रहा है, रोटर पे बेटा आर्मेचर भी है, आर्मेचर में कॉपर लॉस हो रहा है प्लस आपका रोटेशनल लॉस हो रहा है। रोटर पे आपका आर्मेचर है ना, आर्मेचर में कॉपर लॉस भी तो हो रहा है, ये IA0 स्क्वायर इंटू RA, ये भी तो आ रहा है IA0 स्क्वायर इंटू RA, ये वाला लॉस। तो नो लोड पे दो लॉस हो रहे हैं आर्मेचर के अंदर, या ये कह दो रोटर के अंदर। वन इज द कॉपर लॉस IA0 स्क्वायर RA, वन इज द रोटेशनल लॉस। अब अगर मोटर की एफिशिएंसी निकालने बोले तो मोटर के अंदर बेटा इनपुट पावर होती है VT इंटू IL, जो जनरेटर की आउटपुट पावर है वो मोटर की इनपुट है। कॉपर लॉसेस यहां पे भी सेम आएंगे, IA स्क्वायर RA ये हो गया आर्मेचर के अंदर, और VT स्क्वायर बाय RSH ये हो गया फील्ड वाइंडिंग के अंदर। और रोटेशनल लॉस हम निकाल ही चुके हैं, विच इज VT इंटू IA0 माइनस IA0 स्क्वायर इंटू RA, ये हो गया। अब एफिशिएंसी ऑफ मोटर अगर आप निकालते हो तो वहां पे आउटपुट पावर होगी इनपुट माइनस लॉसेस। एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो ना बेटा, आउटपुट पावर जो होगी दैट विल बी इनपुट माइनस के लॉसेस डिवाइडेड बाय योर इनपुट पावर VT इंटू IL मल्टीप्लाइड बाय योर 100%। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्लियर हो गया, ये मोटर की एफिशिएंसी आ गई। बट ये सब शॉर्ट नोट्स में डालने नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर ना बेसिक ही रखो। बात क्लियर है? अब आप ये देखो बेटा, यहां पे इसके एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि आप मोटर को नो लोड पे चला रहे हो तो आपका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। ठीक है, पावर कंजम्पशन क्यों कम है? क्योंकि आपने लोड तो लगाया नहीं, तो सप्लाई से जो भी पावर आ रही है सिर्फ उतनी पावर आएगी जितने लॉसेस हैं। जैसे मान लो यार आपकी मोटर है 50 किलोवाट की, जिसमें 1 किलोवाट का लॉस है, तो जब आप नो लोड पे चला रहे हो ना सिर्फ 1 किलोवाट पावर आएगी जितने का आपका लॉस है। तो बहुत कम पावर पे आपने टेस्टिंग कर ली मशीन की, कम पावर अगर आपने कंज्यूम की माने आपका खर्चा भी कम हुआ। बात समझ रहे हो, आपका खर्चा भी कम हो गया बिकॉज यू हैव टेस्टेड द मोटर एट अ वेरी लेस पावर एंड वेरी लेस एनर्जी कंजम्पशन। और फिर आप यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हो सिंपली। जब एक बार आपके पास रोटेशनल लॉस आ गए तो एफिशिएंसी आ जाएगी। लास्ट होता है बेटा रीजनरेटिव टेस्ट या फिर हॉपकिंसंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो आइडेंटिकल डीसी मशीन लेते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर में संपनर्स टेस्ट आपने लिया था, उसमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर लिए थे, यहां दो आइडेंटिकल डीसी मशीन लेते हैं विच आर मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड। इसमें एक मशीन को मोटर की तरह चलाते हैं और दूसरी मशीन को जनरेटर की तरह। अब आप समझिएगा क्या होता है। हाँ, वो कांस्टेंट लॉस में आएगा, फील्ड वाइंडिंग वाला लॉस। सुनो ध्यान से,
अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होता है कि दोनों के शाफ्ट को आपने जोड़ दिया। अब मोटर जो है, मोटर जब घूमेगी तो ये जनरेटर के शाफ्ट को भी घुमाएगी, तो मोटर वर्क कर रही है जनरेटर के लिए प्राइम मूवर की तरह। यानी जनरेटर के लिए जो टरबाइन लगाते हुए जनरेटर के शाफ्ट को घुमाने वाली जो मशीन है वो मोटर है। और बेटा जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर जो है ना आपके मोटर को पावर दे रहा है। जनरेटर आपके इलेक्ट्रिकल टर्मिनल से मोटर को पावर दे रहा है, यानी जनरेटर मोटर को पावर दे रहा है और मोटर जनरेटर को दे रही है, इसीलिए रीजनरेटिव कह रहे हैं। फिर से सुनिएगा, मोटर का शाफ्ट जनरेटर से कनेक्टेड है, तो जब मोटर घूमेगी तो ये जनरेटर के शाफ्ट को भी घुमाएगी। इट इज वर्किंग एज अ सोर्स और प्राइम मूवर फॉर अ जनरेटर। अब जनरेटर के टर्मिनल मोटर से जोड़ दिए जाते हैं, तो जब जनरेटर करंट डिलीवर करेगा तो ये मोटर को चलाएगा। यानी जनरेटर से निकलने वाला करंट मोटर को चलाता है और मोटर के घूमने से जनरेटर घूमता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला, रीजनरेटिव। लेकिन मेरे भाई आप सोचोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, जनरेटर से पावर बना लो मोटर से जनरेटर को चला के और जनरेटर से मोटर चला दो। बेटा बट कोई ऐसा सिस्टम थोड़ी ना होता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस भी तो होंगे। वो लॉसेस सप्लाई करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जनरेटर जितनी एनर्जी दे वो मोटर ले ले, फिर मोटर उतनी एनर्जी दे के जनरेटर को चला दे, फिर जनरेटर उतनी एनर्जी दे के मोटर को चला दे, कि एनर्जी आपकी ऑसिलेट करती रहे। इसमें बीच में क्या आएगा, लॉस आएगा। लॉस के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स। समझो, पावर इनफाइनाइट नहीं बेटा, लॉस 0 हो गया तो लॉन्ग टर्म तक, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। पावर थोड़ी इनफाइनाइट है प्रजापति, ठीक है, पावर फिक्स है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं ऐसा कॉम्बिनेशन अपने आप चलता रहता, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन अपने आप चलता रहता अगर सिस्टम में लॉसेज ही नहीं आते, ठीक है। नहीं, एफिशिएंसी एज मोटर जनरेटर अलग अलग आएगा अगर लॉसेज भी सेम रखोगे शिव नारायण। लॉसेज और आउटपुट इनपुट अगर सेम कर दोगे तो एफिशिएंसी दोनों का अलग अलग आएगा मोटर और जनरेटर के केस में। यहां पे निकाला तो है, मोटर के केस में जो एफिशिएंसी आता है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू जनरेटर। चाहे तो चेक कर लेना, जैसे मान लो ये VT-IL है 500 और ये लॉस मान लो 10 है, तो ये बनेगा 490/500 और ये बनेगा 500/510, ठीक है। 500/510 कितना आता है, 50/51 98.04 और 490/500 कितना आता है, 98। तो जनरेटर की एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू मोटर। अगर नहीं लगाया तो नहीं, पैरेलल ऑपरेशन नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि यहां एक दूसरे को चला रहे हैं आशुतोष। पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों ही जनरेटर होते हैं जो कि आपके लोड को सप्लाई करते हैं। हाँ, अगर नहीं लगाया तो मशीन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सोर्स लगाया है तभी ये चलता रहेगा, वरना एक टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कनेक्शन कैसा होता है, ये स्टार्टर होता है, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। ये 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। यहां पे आप देखिए आपने क्या किया है, ये जो स्विच है ये क्या कर रहा है, दिस विल एनेबल करंट फ्लो बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। इस स्विच की मदद से जो है ना जनरेटर और मोटर के बीच में करंट फ्लो होगा आपका, ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए ये पहली मशीन की फील्ड वाइंडिंग आ गई। बताया तो विक्रम भाई मशीन बंद हो जाएगी थोड़ी देर बाद, अभी क्या बताया, कान तो खोलो। यहां पे देखो आपने एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी पहली मशीन की, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द सेकेंड मशीन। पहली मशीन में करंट जा रहा है IF1 फील्ड वाइंडिंग में, दूसरे में जा रहा है IF2। ये जनरेटर है, तो ये देखिए जनरेटर करंट डिलीवर कर रहा है I2। अब यहां से I आ रहा है तो मोटर के अंदर करंट आ रहा है I+I2। कितना आ रहा है, मोटर के अंदर करंट आ रहा है I+I2, जिसको कि हम कह देते हैं I1। KCL लगाया यार, I आया, इधर से I2 आया जनरेटर का, तो ये मोटर के अंदर आ गया आपके पास I+I2। और ये देखो ये मैकेनिकल कपलिंग हो गई,
दोनों के शाफ्ट आपने जोड़ दिए, तो ये आपकी मैकेनिकल कपलिंग हो गई। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि मशीन 1 को आप चलाते हो एज अ डीसी शंट मोटर, मशीन 1 को आप चालू करते हो एज अ डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर की तरह आप मशीन 1 को चालू कर देते हो और उसको रेटेड स्पीड पे ले आते हो। ठीक है, उसको रेटेड स्पीड पे ले आते हो विद द स्विच एस ओपन। ठीक है, आपने स्विच को ओपन रखा और डीसी शंट मोटर को आपने रेटेड स्पीड पे लिया। शिव नारायण पहले ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो फिर डाउट पूछना, सुनने पे ध्यान दो। तो पहले आपने इस मोटर को जो है ना रेटेड स्पीड पे ले आया विद द हेल्प ऑफ स्विच एस ओपन, यानी सप्लाई की मदद से। अभी इसको जनरेटर कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ सप्लाई से आपका करंट आ रहा है और ये मोटर चल रही है आपकी रेटेड स्पीड पे। अब आप क्या करते हो, ये दोनों मैकेनिकली कपल्ड है, तो अगर ये मोटर रेटेड स्पीड पे चलेगी, ये मोटर अगर रेटेड स्पीड पे चलेगी तो जनरेटर भी आपका रेटेड स्पीड पे चलेगा। ठीक है, अगर आपकी मोटर रेटेड स्पीड पे चलेगी तो आपका जनरेटर भी रेटेड स्पीड पे चलेगा, बिकॉज बोथ आर मैकेनिकली कपल्ड। बात क्लियर है, बोथ आर मैकेनिकली कपल्ड, तो ये दोनों के दोनों एक साथ रेटेड स्पीड पे चलने लगते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, सप्लाई की मदद से, ठीक है, सप्लाई की मदद से आपने दोनों को रेटेड स्पीड पे चला दिया, इस मशीन को मोटर की तरह और इसको जनरेटर की तरह। अब मशीन 2 acts as a generator and machine 1 acts as a motor by keeping IF2 greater than IF1। बात को समझना, जिस मशीन का फील्ड करंट ज्यादा होगा, आप समझिएगा, दोनों की स्पीड तो सेम है ना बेटा, मैकेनिकली कपल्ड है, दोनों की स्पीड तो सेम है, दोनों का कंस्ट्रक्शन भी आइडेंटिकल है, तो जिसका फील्ड करंट ज्यादा उसका फ्लक्स भी ज्यादा, तो उसका ईएमएफ भी ज्यादा। तो जिसका फील्ड करंट ज्यादा उसका फ्लक्स भी ज्यादा और उसका ईएमएफ भी ज्यादा, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू स्पीड। ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल आता है बेटा, फ्लक्स इनटू स्पीड के। तो अगर आपको किसी मशीन को जनरेटर बनाना है तो आप उसे ज्यादा फील्ड करंट दीजिए और जिसको मोटर की तरह चलाना है उसको कम फील्ड करंट दीजिए। ठीक है, तो अगर हॉपकिंसंस टेस्ट पे सवाल आता है तो आप फील्ड करंट की वैल्यू देख के पहचानेंगे कि कौन सी मशीन जनरेटर है और कौन सी मशीन मोटर है। जिसका फील्ड करंट अधिक होगा वो जनरेटर होगा और जिसका फील्ड करंट कम होगा दैट विल एक्ट एज अ मोटर। तो जिसका फील्ड करंट ज्यादा, मशीन 2 का आपने ज्यादा रखा है, वो जनरेटर बनेगा और वो मोटर को करंट सप्लाई करेगा। मोटर का एफिशिएंसी लोगे ईटा एम, जनरेटर का एफिशिएंसी लोगे ईटा जी। मोटर के आर्मेचर में कितना पावर जा रहा है, वीटी इंटू I1। ये देखो ना, I1 इसके आर्मेचर में करंट है और वोल्टेज कितनी है, वीटी, तो आर्मेचर में पावर जा रहा है वीटी इंटू I1, जहां पे I1 की वैल्यू है I प्लस I2। अब मोटर का जो आउटपुट होगा बेटा, मोटर का जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। सोचो, मोटर का जो आउटपुट होगा वो कितना होगा बेटा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट। जनरेटर के आर्मेचर से कितनी पावर आ रही है, जनरेटर के आर्मेचर का करंट है I2 और यहां पे वोल्टेज है VT, तो जनरेटर के आर्मेचर से पावर आ रही है VT इंटू I2। तो जनरेटर का इनपुट कितना होगा, VT इंटू I2 बाई ईटा जी, VT इंटू I2 बाई ईटा जी। ठीक है विजय भाई, सवाल तो तुमने अच्छा पूछा है, मुझे ये बताओ ऑल्टरनेटर होता क्या है। पहले बस मुझे इतना बता दो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा, व्हाट इज ऑल्टरनेटर। इतनी बात क्लियर हुई भाई। तो हमने मोटर का आउटपुट निकाल लिया मोटर के इनपुट से। मोटर का इनपुट क्या था, VT इंटू I1, उसमें हमने एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, मोटर का आउटपुट। जनरेटर का आउटपुट था VT इंटू I2, उसमें एफिशिएंसी से डिवाइड करके निकाल दिया जनरेटर का इनपुट। अब भाई जनरेटर का इनपुट क्या है, दिस इज द मैकेनिकल पावर। जनरेटर का इनपुट क्या है, मैकेनिकल पावर, और मोटर का आउटपुट भी क्या होता है, मैकेनिकल पावर। मोटर का आउटपुट भी क्या होता है, मैकेनिकल पावर। अब अगर आप ये कह दो भाई कि कोई रोटेशनल लॉस है ही नहीं,
तो मोटर से जितनी मैकेनिकल पावर निकलेगी, मोटर से जितनी मैकेनिकल पावर निकलेगी उतनी जनरेटर के अंदर मैकेनिकल पावर जाएगी, है ना, उतनी जनरेटर के अंदर मैकेनिकल पावर जाएगी। विजय भाई, जिस चीज के बारे में पूरा ज्ञान ना हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऑल्टरनेटर होता है सिंक्रोनस जनरेटर, यहां डीसी की बात चल रही है, उसके नाम में ही ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटिंग यानी एसी होगा, डीसी कैसे दे देगा बताओ। तुम लोग ये सब जो है ना वाइवा में मारा करो बड़ी बड़ी टर्म, तुम्हारा वाइवा में एग्जामिनर नहीं पहचान पाएगा कितने पानी में हो, मेरे साथ जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। तो जितना बता रहा हूं उतने पे ध्यान दो, ज्यादा दिमाग लगाओगे बिना मतलब गलत ही कर बैठोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ वी इग्नोर रोटेशनल लॉस, इफ वी इग्नोर rotational loss, then mechanical power output from motor is equal to mechanical power input टू जनरेटर। ठीक है, हमने बीच के रोटेशनल लॉस आपके गायब कर दिए, तो हमने क्या बोला, जितनी पावर मोटर देगी उतना ही जनरेटर के अंदर चली जाएगी। अब यहां से हम लोग क्या कहते हैं, एज्यूम ईटा एम इक्वल टू ईटा जी, दोनों की एफिशिएंसी बराबर मान लो। तो आप ये कह रहे हो ना पहले तो कि ईटा एम इंटू वी टी इंटू आई वन इज इक्वल टू ईटा जी, सॉरी, इज इक्वल टू वी टी इंटू आई टू बाई ईटा जी। अब अगर दोनों एफिशिएंसी आप बराबर मान लें तो ईटा स्क्वायर आ जाएगा, वीटी से वीटी कट गया, आई टू बाई आई वन, तो ईटा इज बेसिकली अंडर रूट आई टू बाई आई वन which is basically generator armature current divided by motor armature current। तो ये एक अप्रोक्सीमेट केस होता है, ये जो डेरिवेशन है दिस इज अप्रोक्सीमेट रिलेशन। अगर कभी का एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि भैया आपको एफिशिएंसी बतानी है, हॉपकिंसंस टेस्ट में दोनों करंट दे दिए, तो आप डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट रिजल्ट से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। आप कह देंगे एफिशिएंसी इज द रेशो, स्क्वायर रूट ऑफ रेशो ऑफ जनरेटर आर्मेचर करंट एंड मोटर आर्मेचर करंट। ठीक है, सोचो तुम्हें वाइवा में तुम्हारे कॉलेज के एग्जामिनर ने धो दिया तो क्या ही कर रहे हो तुम, है भाई आलोक। वाइवा में अगर कॉलेज का एग्जामिनर भी धो दे तो मतलब क्या ही है जिंदगी में। आओ, एग्जैक्ट एनालिसिस क्या होता है भाई, एग्जैक्ट एनालिसिस क्या होता है। अभी आपने बोला भाई जो बाहर से पावर आएगी ना वो लॉसेस के लिए आएगी, बाहर से जो पावर आएगी वो लॉसेस के लिए आएगी। अब आप कह रहे हो पावर इनपुट टू आर्मेचर फ्रॉम external source is equal to armature loss। बाहर के सोर्स से जो आर्मेचर में पावर आ रही है ना वो आर्मेचर के लॉसेस के बराबर है। जैसे VT इंटू आई आ रही थी, ये आई करंट आ रहा था ना, देखो आर्मेचर में, मैं सिर्फ आर्मेचर की अभी बात कर रहा हूं, आर्मेचर में जो आई करंट आ रहा है तो VT इंटू आई पावर आ रही है। तो आर्मेचर में कौन कौन से लॉसेस होंगे बताओ, आई टू स्क्वायर इंटू जनरेटर का रेजिस्टेंस, आई वन स्क्वायर इंटू मोटर का रेजिस्टेंस, प्लस 2 टाइम्स द रोटेशनल लॉस, प्लस 2 टाइम्स द रोटेशनल लॉस। तो यहां से आपके पास रोटेशनल लॉस आ गए कि आर्मेचर में कितनी पावर आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने फील्ड के लॉस क्यों नहीं लिए,
बेटा मैं करंट वो ले रहा हूं जो आर्मेचर में घुस रहा है, मैं सप्लाई से आने वाला टोटल करंट नहीं ले रहा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सप्लाई से आने वाला टोटल करंट थोड़ी ना ले रहा हूं। देखो सप्लाई से कितना करंट चला आ रहा है, यहां से जो टोटल करंट आ रहा है ना वो I प्लस IF1 प्लस IF2 आ रहा है। मैं सिर्फ I वाले की बात कर रहा हूं जो आर्मेचर में जा रहा है। अगर आप सप्लाई से टोटल करंट लोगे बेटा तो वहां पे, ठीक है, आपका जो है ना वहां पे आपको फील्ड के लॉसेस भी मिलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ आर्मेचर वाला करंट लोगे तो आर्मेचर के लॉसेस मिलेंगे। ब्रश लॉस इग्नोर्ड रहता है, ब्रश लॉस इग्नोर्ड रहता है भाई। और शिवनारायण अभी बोला था पहले हो जाने दो फिर पूछना, फिर तुम भूल जाते हो, फिर तुम्हें बैन करना पड़ेगा मुझे 1-2 दिन के लिए। तुम लोगों को ना डिसिप्लिन में लाना ही पड़ेगा, तुम लोग वैसे तो आओगे नहीं। जनरेटर का आउटपुट हो गया बेटा VT इंटू I2, तो अब जनरेटर की एफिशिएंसी क्या होगी, VT इंटू I2 डिवाइडेड बाय जनरेटर के सारे लॉस VT I2 प्लस लॉसेस में क्या क्या आएगा, I2 स्क्वायर RAG प्लस P रोटेशनल प्लस फील्ड वाइंडिंग में जो पावर जा रही है VT इंटू IF2। फील्ड वाइंडिंग में भी तो पावर कंज्यूम हो रही है, वो हो गया VT इंटू IF2। ठीक है, अब ये देखिए मोटर का इनपुट, मोटर में इनपुट था VT इंटू I1 आर्मेचर में, ठीक है, प्लस आप ये कह दो VT इंटू IF1, या फिर रुको कंफ्यूज हो जाओगे बिना मतलब, मोटर के आर्मेचर में इनपुट कह देते हैं, मोटर आर्मेचर इनपुट। तो मोटर का जो आउटपुट पावर होगा वो कैसे निकालोगे, आर्मेचर में इनपुट जा रहा है VT इंटू I1, फिर आपका होगा I1 स्क्वायर इंटू RAM और P रोटेशनल। अब मोटर की जब एफिशिएंसी लोगे, ये मोटर का आउटपुट आ गया, ये मोटर का आउटपुट आ गया जो कि मैकेनिकल पावर है, आपकी शाफ्ट पावर है बेसिकली, डिवाइडेड बाय मोटर का जो टोटल इनपुट होगा उसमें आर्मेचर का इनपुट प्लस फील्ड वाइंडिंग का इनपुट, ये लेना पड़ेगा, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का मिला करके इनपुट। ये आपका एग्जैक्ट एनालिसिस होता है, ठीक है, दिस इज योर एग्जैक्ट एनालिसिस। यहां पे ब्रश ड्रॉप को हमने इग्नोर करके रखा है, तो हम ब्रश ड्रॉप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बोलो भाई अब क्या डाउट है।